नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदी ट्रिक्स एंड मस्ती चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं झारखंड की एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना के बारे में, जिसका नाम है झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना। इस योजना का नाम जब शुरू किया गया था उस टाइम था झारखंड मुख्यमंत्री बहन बेटी मई कुई स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना। इसी योजना को नाम चेंज करके झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना कर दिया गया है। दोस्तों, इस योजना का आवेदन प्रपत्र जारी कर दिया गया है और अभी आप सामने स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये 4 पेज की आवेदन प्रपत्र है। इस योजना का लाभ पाने के लिए इस फॉर्म को भर करके अपने नज़दीकी स्तर पे जहाँ पे कैंप लग रहा है वहाँ आपको देना अनिवार्य है। तो दोस्तों, अगर आप इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो आपको ज़रूर से इसका फॉर्म भरने का सही तरीका पता होना चाहिए। इस वीडियो में मैं इस फॉर्म को भर करके आपको लाइव दिखाने वाला हूं, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप गाइड के साथ एक एक ऑप्शन को क्लियर करने वाला हूं, ताकि आपसे फॉर्म भरने में कहीं कोई मिस्टेक ना हो। तो दोस्तों, ये है इस आवेदन प्रपत्र का पहला पेज और फॉर्म भरना स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले कुछ आवश्यक जानकारी आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि फॉर्म भरने से पहले आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। फॉर्म भरने में अधिकतर लोग गलती ये करते हैं कि फॉर्म में सबसे पहले यहाँ पे देखिए पासपोर्ट साइज फ़ोटो का ऑप्शन दिया है, यहाँ पे सबसे पहले फ़ोटो चिपका दिया जाता है, जो कि बिल्कुल गलत है। फॉर्म में पहले फ़ोटो नहीं चिपकाना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि फॉर्म भरते भरते आपका कहीं मिस्टेक हो जाए और ये फॉर्म आपका बर्बाद हो जाए और फिर फ़ोटो भी आपका बर्बाद हो जाए या फिर उसे उखाड़ने में बहुत सारे परेशानी का सामना करना पड़े। इसलिए सबसे पहले फॉर्म को पूरा भर लें और फिर चेक कर लें कि आपका फॉर्म सही भरा है, उसके बाद ही आप इसमें फ़ोटो चिपकाएं। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है कि फॉर्म को भरने के लिए ब्लू कलर की स्याही का उपयोग करें और लाल रंग की कलम से बिल्कुल भी फॉर्म को नहीं भरें, नहीं तो आपका आवेदन रिजेक्ट हो जाएगा। और तीसरी महत्वपूर्ण बात है कि फॉर्म भरने से पहले जिस भी आवेदिका का आप फॉर्म भर रहे हैं उसका आधार कार्ड, वोटर कार्ड, राशन कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक इत्यादि चीज़ें पहले से अपने पास रखें, उसके बाद फॉर्म को भरना स्टार्ट करें। नहीं तो आप थोड़ा दूर फॉर्म भरने के बाद आपको फिर आधार कार्ड की ज़रूरत पड़ेगी या वोटर कार्ड की ज़रूरत पड़ेगी, तो इससे आपको फॉर्म भरने में काफ़ी देर हो सकता है। तो आइए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला ऑप्शन है आवेदिका का नाम। आप जिस भी महिला के नाम से फॉर्म को भर रहे हैं सबसे पहले उस महिला का नाम को यहाँ पर लिखें। और दूसरे नंबर में पिता या पति का नाम का ऑप्शन आता है, तो महिला शादीशुदा है तो पति का नाम लिखें और पति के ऑप्शन पे सही लगा दें, और यदि शादी नहीं हुई है तो पिता का नाम लिखें। उसके बाद 3 नंबर वाले ऑप्शन में पता आता है, तो यहाँ ग्राम या मोहल्ला अपना लिखें जो भी है। उसके बाद थाना आता है तो थाना लिखें, फिर पंचायत लिखें। उसके बाद प्रखंड वाले ऑप्शन में प्रखंड या अंचल या फिर शहर जो भी है उसे लिखें, फिर अपना जिला लिखें। दोस्तों, यहाँ पे मैं एक बात को स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि फॉर्म भरते हुए मैंने जो यहाँ पे जानकारी दी है वो किसी की भी व्यक्तिगत जानकारी नहीं है, किसी की रियल जानकारी नहीं है। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए, उदाहरण के लिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। उसके बाद 4 नंबर वाले ऑप्शन में आप मतदाता पहचान पत्र संख्या लिखें, जो कि वोटर कार्ड में लिखा हुआ आता है। और इसे स्क्रॉल डाउन करके मैं थोड़ा और नीचे आ जाता हूँ, तो 5 नंबर में देखिए आधार संख्या आता है और इसका कॉलम बना हुआ है। इसमें आपको एक एक करके अपने आधार कार्ड की 12 अंकों की संख्या को भरना है। और 6 नंबर के ऑप्शन में खाता संख्या यानी कि अकाउंट नंबर को आपको भरना है। और अकाउंट नंबर में आदि आपका यहाँ पे साइड में कोई जगह छूट जाता है तो इसमें आपको लाइन बना देना है, ताकि यहाँ पे आगे कुछ भरा नहीं जा सके। उसके बाद 7 नंबर वाले ऑप्शन है खाता आधार लिंक है अथवा नहीं। तो यदि आपका खाता आधार से लिंक है तो हाँ पे टिक करें और नहीं है तो ना पे टिक करें। यहाँ पे आपको नोट में दिखाया जा रहा है दिसंबर 2024 के बाद आर्थिक सहायता प्राप्त करने हेतु आधार लिंक बैंक खाता अनिवार्य, यानी कि आधार सीडिंग होना चाहिए। यहाँ पे लिंक लिख दिया है ताकि आपके अकाउंट में आधार से पैसा भेजे तो आपके अकाउंट में डायरेक्ट आ जाए, डीबीटी चालू होना चाहिए। फिलहाल अभी ये अनिवार्य नहीं है, दिसंबर के बाद से डीबीटी के थ्रू इसमें भेजा जाएगा। थोड़ा और नीचे आने पे 8 नंबर में बैंक का नाम शाखा सहित लिखना है। आपका बैंक का जो भी नाम है लिखें और शाखा का भी नाम है यानी कि ब्रांच का भी नाम लिखें। उसके बाद IFSC कोड आपको उसी बैंक का लिखना है। और फिर 10 नंबर में आपको राशन कार्ड की संख्या लिखना है। 11 नंबर में आपका पैन कार्ड का ऑप्शन आता है, जो कि वैकल्पिक है। यदि आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो आप इसे खाली छोड़ सकते हैं, अभी पैन कार्ड इसके लिए ज़रूरी नहीं है। आपका है तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं।
उसके बाद 12 नंबर वाले ऑप्शन में आपको अपना कैटेगरी को चुनना है। आप जिस भी कोटि में आते हैं उसे आप यहाँ पे लिखें। तो मैं यहाँ पे अन्य पिछड़ा वर्ग का फॉर्म भर रहा हूँ, तो इसे लिख करके मैंने ब्रैकेट में यहाँ पे ओबीसी कर दिया। तो यदि आप एसटी एससी जो भी आते हैं उसे भी ब्रैकेट में लिख सकते हैं। उसके बाद 13 नंबर के ऑप्शन में आयु है, तो इसमें आप अपना आयु कितने वर्ष का हो रहा है उसे आपको भरना है। तो आप अपने आधार से देख लें, क्योंकि आधार की आयु मान्य है, वही आयु आप यहाँ पे डाल दें। और फिर 14 नंबर में जन्म तिथि का ऑप्शन है, तो आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ है उसे आप यहाँ पे डालें, दिन महीना और साल करके कुछ इस तरह से लिख लेना है। फिर 15 नंबर में है आवेदिका का पहचान चिन्ह, तो आवेदिका का जो भी पहचान चिन्ह है उसे डालें। यहाँ पे मैंने बाएं गाल पे तिल का निशान डाल दिया है। फिर 16 नंबर वाले ऑप्शन में आवेदिका का मोबाइल नंबर को आपको यहाँ पे 10 अंकों की डाल लेना है एक एक करके। और 17 नंबर में पूछा जा रहा है आवेदिका विवाहित है, यदि वह महिला शादीशुदा है तो हाँ में सही का निशान लगाएं, और नहीं है तो नहीं में करें। उसके बाद 18 नंबर का ऑप्शन में पूछ रहा है आवेदिका की स्थिति। अगर आप जिसका फॉर्म भर रहे हैं वो यदि विधवा है तो विधवा में टिक करें, और तलाकशुदा यानी कि उसका तलाक हो चुका है तो यहाँ पे इसमें टिक करें। और परित्यक्ता में बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। इसका मतलब होता है वैसे लोग जो कि शादीशुदा है और तलाक नहीं हुआ है, लेकिन किसी कारण की वजह से दोनों पति पत्नी अलग अलग रह रहे हैं, तो उस स्थिति को परित्यक्ता कहते हैं। तो यदि आप इनमें से कोई नहीं है तो इसे बिल्कुल भी छोड़ दें, इसमें आपको टिक करने की जरूरत नहीं है। और उसके नीचे में आपको संलग्न 100 अभिप्रमाणित प्रति का ऑप्शन मिलता है। मतलब जो आप फॉर्म भर रहे हैं उसमें आपको जो जेरोक्स की कॉपी यानी कि फोटो कॉपी लगाना है, आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड, उसमें सभी के नीचे में आपका साइन होना चाहिए, तभी वो 100 अभिप्रमाणित होगा। तो जिन जिन डॉक्यूमेंट में आप साइन करके इसमें आप लगा रहे हैं फॉर्म के साथ, उसे आपको यहाँ पे टिक करना है। तो इसमें आधार कार्ड यदि आप दे रहे हैं तो इसमें टिक करें, मतदाता पहचान पत्र में टिक करें, बैंक खाता पासबुक में टिक करें, और पैन कार्ड यदि आपके पास है तो टिक करें, नहीं तो कट कर दें। उसके बाद राशन कार्ड में टिक करें। सब घोषणा पत्र की मूल प्रति, इसी के नीचे में आपको सब घोषणा पत्र की प्रति मिल जाता है, तो इसमें भी आप टिक कर दें। और उसके नीचे यहाँ पे घोषणा में आपको देखने को मिल जाता है कि आप जो फॉर्म भर रहे हैं और जो जानकारी दे रहे हैं वो सभी सही है और इस योजना का आप लाभ लेने के पात्र हैं। उसके बाद यहाँ पे तिथि आता है, तो तिथि को आप यहाँ पे अभी खाली छोड़ दें। जब फॉर्म आप जमा कीजिएगा जिस दिन, उस दिन की तिथि को आप यहाँ पे डाल सकते हैं। और उसके बगल में यहाँ पे आवेदिका का हस्ताक्षर या अंगूठा का निशान लगाना है। तो यहाँ पे जिसका आप फॉर्म भर रहे हैं उसका यहाँ पे साइन करा लें, अंगूठा का निशान लगा लें। और इतना करने के बाद आपको यहाँ पे अपना पासपोर्ट साइज फ़ोटो को चिपका लेना है। पहले देख लें कि सब सही है, उसके बाद चिपका लें। तो आपका ये फर्स्ट नंबर की पेज कंप्लीट हो चुका है। आइए चलते हैं इसके दूसरे नंबर के पेज पे। तो इसके दूसरा नंबर के पेज में आपको सब घोषणा पत्र मिल जाता है, जो कि इस योजना का लाभ लेने के लिए इसको भरना जरूरी है। इसमें आपसे घोषणा कराया जाता है। तो यहाँ पे देखिए, मैं आवेदिका का नाम में आपको आवेदिका का नाम लिख लेना है। उसके नीचे पिता या पति का नाम में इसे भी आपको लिख लेना है। फिर वही उम्र लिखना है और पता में सेम उसी प्रकार के पता को लिखना है, ग्राम, पोस्ट, थाना, पंचायत, प्रखंड, जिला। और उसके बाद आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर लिख लेना है। इतना भरने के बाद नीचे की सभी बातों को आपको ध्यान से पढ़ना है कि आप इसके अंतर्गत नहीं आते हैं, तभी आपका इसका लाभ मिलेगा। दोस्तों, यदि मैं इसे पूरा पढ़ के सुनाऊं तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए आप इसे देख लें कि क्या आप इसके अंतर्गत आते हैं। अगर आते हैं तो आप इस योजना के लेने के पात्र नहीं हैं। उसके बाद नीचे में आपको यहाँ पे फिर से घोषणा कराया जाएगा कि आपके द्वारा दी गई सभी जानकारी सही है, और अगर गलत पाया जाता है तो उसका जिम्मेदार आप स्वयं होंगे और आपके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जा सकती है, तथा यदि आप इस योजना का लाभ लेते हैं तो उसकी राशि आपसे वसूल कर सकता है। तो इसमें आप सहमत है तो यहाँ पे फिर से आवेदिका का हस्ताक्षर कराएं। आपका दूसरा पेज भर करके कंप्लीट है। अब आइए चलते हैं तीसरे पेज में। तो ये है इसका तीसरा पेज, जो कि है सत्यापन प्रतिवेदन और पावती रसीद, दोनों मिक्स है। तो इसमें आपको पहला नंबर वाले ऑप्शन में वही आवेदिका का नाम को लिख देना है, पिता या पति का नाम लिखना है, फिर पता में आपका ग्राम या मोहल्ला, फिर थाना, फिर पंचायत या वार्ड या फिर प्रखंड,
फिर जिला और मोबाइल नंबर। उसके बाद यहाँ पे देखिए आपका जो उम्र हो रहा है उस उम्र को लिखना है। उसके बाद मैं थोड़ा यहाँ पे नीचे आता हूँ तो यहाँ पे जो जगह खाली है इसमें आपको कुछ भी नहीं भरना है। यहाँ पे जांच पदाधिकारी द्वारा जांच किया जाएगा और यदि आपका फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाता है तो यहाँ पे देखिए अस्वीकृति की अनुशंसा की स्थिति में कारण स्पष्ट उल्लेख करें। तो किस कारण से आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जा रहा है, रद्द कर दिया जा रहा है, उसका कारण यहाँ पे जांच अधिकारी द्वारा लिखा जाएगा और यहाँ पे जांच अधिकारी का साइन किया जाएगा। और यदि आपका फॉर्म को पास कर दिया जाता है, एक्सेप्ट कर लिया जाता है इस योजना के लिए, तो यहाँ पे उस अधिकारी द्वारा टिक लगाया जाएगा। और यदि रिजेक्ट कर दिया जाता है तो यहाँ पे देखिए टिक लगा जाएगा और रिजेक्ट का कारण यहाँ पर भी लिखा जाएगा। उसके बाद यदि आपका योजना पास हो जाता है तो यहाँ पे स्वीकृति संख्या एवं तिथि मतलब आपका जो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर रहेगा वो आपका नंबर यहाँ पे मिल जाएगा और डेट भी आपको लिखा हुआ आएगा। और यदि स्वीकृत होता है तो यहाँ पे स्वीकृत में टिक करेगा और अस्वीकृत होता है तो अस्वीकृत में टिक करेगा। और उसके नीचे प्रखंड विकास पदाधिकारी या अंचलाधिकारी का साइन किया जाएगा। तो इस सब जगह को आप खाली छोड़ दें, यहाँ कुछ भी नहीं भरें। और उसके नीचे में आता है आपको पावती रसीद, जो कि जब आपका आवेदन को जमा लिया जाएगा तो आपका ये भाग को काट के आपको दिया जाएगा। तो इसमें पावती क्रमांक को आपको छोड़ देना है। ये आप जब आवेदन जमा दीजिएगा तो आपको वापस से काट के दिया जाएगा। उसमें जहाँ पे आपका रजिस्टर मेंटेनेंस होगा, कितने नंबर में आपका क्रमांक रहेगा वो यहाँ पे डाला जाएगा। उसके नीचे आप चाहे तो ये वाला ऑप्शन को पूरा भर लें, क्योंकि वहाँ पे आपका भर के नहीं दिया जाएगा, वहाँ पे डायरेक्ट आपको साइन करके दे दिया जाएगा। तो यहाँ पे आवेदिका का नाम, पिता या पति का नाम, मोहल्ला, थाना, पंचायत, प्रखंड या अंचल, जिला, मोबाइल नंबर को डाल लेना है और तिथि को छोड़ देना है। तिथि वहाँ पे भरा जाएगा जिस डेट को आपको रिसीविंग दिया जाएगा फॉर्म जमा करने के बाद, तो वहाँ पे जो जमा करने वाले रहेंगे उसके द्वारा तिथि भरा जाएगा। फिर अधिकृत कर्मी का हस्ताक्षर, यानी कि जो जमा लेगा वो अपना यहाँ पे हस्ताक्षर करके आपको दिया जाएगा। और नीचे में देखिए नोट में लिखा हुआ आपका है प्रखंड या अंचल कार्यालय द्वारा वॉइस कॉल या SMS के माध्यम से स्वीकृति की सूचना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर दी जाएगी। मतलब फॉर्म भरने के कुछ दिनों के बाद आपका फॉर्म यदि स्वीकृत किया जाता है तो आपको फोन करके या फिर SMS के द्वारा इसकी जानकारी आपके मोबाइल पर आ जाएगा। तो इस पेज को भरने के बाद अब आइए चलते हैं चौथे पेज में और देखते हैं उसमें क्या है। तो चौथा पेज आप देख सकते हैं ऊपर में बहुत सारा ब्लैंक है, तो यहाँ पे उससे कुछ लिखने के काम आएगा। और नीचे में यहाँ पे आपको योजना की संक्षिप्त जानकारी दिया गया है कि यह योजना क्या है, योजना क्या अर्हता क्या है, अपवर्जन मानक क्या है और आर्थिक लाभ तथा संपर्क की विवरणी दिया है। तो इसे आप अच्छी तरह से पढ़ लें। उसके बाद यहाँ नीचे में देखिए यदि किसी कारण से आपका समाधान नहीं होता है तो उस स्थिति में आप यहाँ पे आपको टोल फ्री नंबर दिया गया है, इस पर शिकायत कर सकते हैं या सुझाव दर्ज कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है यहाँ तक वीडियो देखने के बाद आप इस फॉर्म को भरना सीख गए होंगे। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बटन को ऑन जरूर कर लें तथा इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि सभी लोगों तक यह जानकारी पहुंच सके और वो अपना फॉर्म को सही से भर सके। जल्दी मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद।